इसने तो एटम बम बनाने का पूरा फॉर्मूला बता दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर के बेटे लग रहे हो। वेरी गुड, इस एक्सप्लेनेशन से कोई बच्चा भी समझ सकता है। दिस बॉय कैन बी अ वेरी गुड टीचर। ये वो कमेंट्स हैं जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पर किए हैं। उस वीडियो में हमने कुछ न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश की थी। वो टर्मिनोलॉजीज जो हम खबरों में अक्सर सुनते हैं लेकिन उनके दुरुस्त मायने नहीं जानते। उस पर इतने अच्छे फीडबैक के बाद इसका सेकंड पार्ट तो बनता है जिसमें हम बात करेंगे मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज की। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि फ्यूचर में भी हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ, अगर इस वीडियो का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रेडिएशन या तापकारी की। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि तापकारी से इतना नुकसान हुआ, तापकारी फैल गई वगैरह वगैरह। मगर ये होती क्या है? कुछ एलिमेंट्स या मादे ऐसे होते हैं जिनसे तवानाई शुआओं की शक्ल में खारिज होती है और ये शुआएं नजर भी नहीं आती। जैसे आपके मोबाइल में आने वाले सिग्नल्स आपको नजर तो नहीं आते लेकिन आप उन सिग्नल्स के जरिए आराम से कॉल्स और मैसेजेस करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी या एटम बम में भी जो मादे इस्तेमाल होते हैं जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये मुसलसल इनविजिबल शुआएं खारिज करते रहते हैं। उसे रेडिएशन यानी तापकारी कहा जाता है। और जिन एलिमेंट से रेडिएशन निकलती है उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और सिर्फ यही दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं हैं, बल्कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। जिन एलिमेंट्स से ज़्यादा तापकारी निकलती है वो हर जानदार चीज़ के लिए नुकसानदेह होते हैं, जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम है। लेकिन ये बात भी याद रखें कि यही रेडिएशन कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में भी इस्तेमाल होती है। न्यूक्लियर डेटरेंस, ये लफ्ज़ भी आपने कभी ना कभी खबरों में सुना होगा। डेटरेंस का मतलब ये होता है कि रद्द अमल के डर की वजह से कोई काम करने से बाज रहना। कई मुल्कों ने सिर्फ इसलिए जौहरी हथियार बनाए हैं ताकि उनका दुश्मन मुल्क उन पर हमला ना करे। न्यूक्लियर डेटरेंस इसी चीज़ को कहते हैं कि आपका दुश्मन मुल्क आपके पास मौजूद जौहरी हथियारों के डर से आप पर हमला ना कर सके। इसीलिए जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार होते हैं अव्वल तो उनसे कोई जंग करता नहीं, लेकिन अगर दो न्यूक्लियर ताकतें जंग पर उतर भी आएं तो आलमी बिरादरी उनकी सुलह कराने की कोशिश करती है, जैसा कुछ अरसे पहले आपने पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में देखा था। क्योंकि जौहरी हमले के असरात एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते। अब आप सोचें कि अगर ईरान के पास भी एटम बम होता तो क्या इसराइल उस पर इतनी आसानी से हमला कर सकता था? और क्या अमेरिका इतना खुलकर इसराइल का साथ देता? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। दुनिया में सिर्फ 9 मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखते हैं, इंडिया और चाइना। यानी ये 2 मुल्क कहते हैं कि वो किसी मुल्क पर तब तक एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक वो उन पर न्यूक्लियर वेपन्स से हमला ना कर दे। इसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। बाकी सारी न्यूक्लियर ताकतें इस पॉलिसी की पाबंद नहीं रहना चाहती और पाकिस्तान तो अपनी बका को फर्स्ट यूज पॉलिसी में देखता है। पाकिस्तान की एलानिया ये पॉलिसी है कि चूंकि वो इंडिया से रिवायती जंग ज़्यादा मुद्दत तक नहीं लड़ सकता तो पाकिस्तान इंडिया से जंग की सूरत में अपनी बका के लिए पहले एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सोचें अगर कोई न्यूक्लियर मुल्क किसी दूसरे न्यूक्लियर मुल्क पर अचानक एटम बम से हमला कर दे या डायरेक्ट उसकी जौहरी तंसीबात पर ही एटम बम गिरा दे तो फिर तो बात खत्म, वो तो तबाह हो जाएगा। तो फिर जवाब कैसे देगा? तो यहाँ आती है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी वार की सलाहियत। न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले 5 मुल्क ऐसे हैं जो ऑफिशियली सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं। देखें, न्यूक्लियर हमले के 3 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप जहाज के जरिए फिजा से बम गिरा दें या मिसाइलों के जरिए मार दें, और तीसरा तरीका न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए यानी आप दोस्त के जरिए मिसाइल फायर करके एटमी हमला करना। जिन मुल्कों के पास ये तीनों या इनमें से कोई 2 ऐसी सलाहियतें हैं जिनसे वो किसी भी वक्त जवाबी न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, उन्हें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के हामिल समझा जाता है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया, ये 5 मुल्क ऑफिशियली सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसराइल ऑफिशियली ये मानता ही नहीं कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि इसराइल के पास भी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास मुकम्मल तौर पर ये सलाहियत नहीं है या वो इस पर अभी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास कोई एटमी आबदोज नहीं है, इसलिए उसका फोकस ज़्यादातर लैंड बेस्ड मिसाइलों की डेवलपमेंट पर रहता है ताकि किसी भी जगह से मिसाइलों के जरिए जवाबी हमला किया जा सके। जब भी जौहरी हथियारों की बात आती है, इस एक मुआहदे का लाजमी जिक्र होता है जिसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT। आपको पता है अमेरिका और रूस की जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उनके पास कितने एटमी हथियार थे? रूस के पास 40,000 तक और अमेरिका के पास 30,000 तक। फिर 1970 में एक आलमी मुआहदा हुआ जिसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जाता है।
191 मुल्कों ने इस मुआहदे पर साइन किए थे। इसी मुआहदे के तहत कोई भी नया मुल्क अब एटमी हथियार नहीं बना सकता, और जो मुल्क बनाने की कोशिश करता है उसे आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। और जिन मुल्कों ने पहले बहुत ज़्यादा एटमी हथियार बना लिए थे, वो इसी मुआहदे के तहत उनमें खातिर खा कमी लाए हैं। जैसे अमेरिका और रूस के पास अब बिलतरतीब 5 और 5,500 के करीब एटमी हथियार हैं, जो पहले 30 और 40,000 तक थे। एक बात और, सिर्फ 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किए हैं। उनमें इसराइल, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ सूडान शामिल हैं। 5वां मुल्क है नॉर्थ कोरिया, जिसने इस ट्रीटी पर साइन तो किए थे, लेकिन 2003 में वो इस मुआहदे से अलग हो गया था। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में ऐसी ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।